Assalamualaikum and welcome to Helative. I am your instructor Hilalur Rahman and you are watching Helative. अगर अभी तक आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियोस है वो आप लोगों को बर वक्त मिल सके और इन एग्जामिनेशन डेज में आप लोगों को फ़ायदा हो। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, काइंडली व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पे इसी लेक्चर्स के एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं, जिससे बाद में आपको खुद को टेस्टिफाई करने का मौका मिल जाता है और इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स के डेज़ में जल्द ही इसके टेस्ट भी जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन नर्सिंग की, यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमारे पास क्या होती है। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन नर्सिंग एक बहुत अहम हिस्सा है जो कि इमरजेंसी और क्राइसिस की सूरत में लोगों की मदद के लिए होता है। इसमें नर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो डिज़ास्टर की पहचान करें, उसकी तैयारी करे, रिस्पॉन्स दे और रिकवरी का प्रोसेस जो है उसमें हेल्प करें। यानी डिजास्टर मैनेजमेंट नर्सिंग का एक अहम पहलू है जो कि इमरजेंसी की सूरत में लोगों की हिफाजत और मदद के लिए होता है। इस प्रोसेस में कुछ मराहिल शामिल होते हैं, जिससे इंसान जो है वो खुद को प्रिपेयर करता है, उसके बाद उसके लिए प्लानिंग करता है, फिर अपना रिस्पॉन्स जो है वो देता है, देन रिकवरी जैसे कि लोगों को ट्रीटमेंट एनवायरनमेंट की सफाई वगैरह करता है, एंड देन मिटिगेशन यानी कि आगे से बचाव के लिए कुछ स्ट्रेटजीज जो है वो अपनाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं आज के हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी। तो अगर आज के ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आज का हमारा है, एट द एंड ऑफ दिस सेशन द स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न, यानी कि इस सेशन के अख्ताम तक स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि वो डिज़ास्टर को डिफाइन कर सकेंगे कि हमारे पास डिज़ास्टर बेसिकली होता क्या है। डिस्कस द टर्म रिलेटेड टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट, यानी कि स्टूडेंट जो है वो उन टर्म्स या उन अल्फाजों का इस्तेमाल और मतलब समझ सकेंगे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कॉमनली यूज़ होते हैं। इसके अलावा एक्सप्लेन द नेगेटिव कंसिक्वेंसेस लीडिंग टू डिजास्टर, यानी वो वजूहात, वो वजह और असरात समझना जो किसी डिजास्टर का सबब बनती है, कॉज बनती है, जैसे कि ह्यूमन नेगलेंसी, इंसानी गफलत, कमज़ोर प्लानिंग या आपकी ओवर पॉपुलेशन। इसके अलावा एक्सप्लोर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि स्टूडेंट डिजास्टर मैनेज करने के दौरान सामने आने वाली मुश्किलात और नए तरीकों अपॉर्चुनिटीज को समझ सकेंगे। इसके अलावा डिस्कस द प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट डिजास्टर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो स्टूडेंट है वो ये भी समझ सकेंगे कि डिजास्टर से पहले, डिजास्टर के दौरान और डिजास्टर के बाद क्या एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि क्या प्लानिंग जो है वो करनी चाहिए। एंड देन अंडरस्टैंड द डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, फिर वो ये भी समझ सकेंगे कि किस तरह से हम इस रिस्क को, हम रिस्क का अंदाज़ा लगाते हैं, उसे मैनेज करते हैं और उसे मिनिमाइज यानी कि कम करते हैं। एक्सप्लोर द प्रायोरिटीज फॉर रिस्क रिडक्शन एंड रिस्पॉन्स, यानी कि ये समझना कि सबसे पहले क्या काम करना है। लोगों की जान बचानी है, लाइफ सेविंग प्रायोरिटी, मेडिकल एड प्रोवाइड करना है, लोगों की को मेडिकल एड प्रोवाइड करना है, या फिर सेफ वाटर और फूड का जो है उनके लिए इंतजाम करना है। तो ये भी स्टूडेंट आज के लेक्चर में जान जाएंगे। देन कुछ फेजेस होते हैं डिज़ास्टर नर्सिंग के, तो उस फेजेस को भी जो है वो मुख्तलिफ तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये फेजेस क्या होते हैं। जिस तरह मैंने कहा, प्रिपेयरनेस फेज, रिस्पॉन्स फेज, रिकवरी फेज और मिटिगेशन फेज। और आखिरी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हाईलाइट द फ्यूचर इश्यूज इन डिजास्टर नर्सिंग, यानी कि आइंदा यानी कि फ्यूचर में आने वाले मसले मसाइल को समझना जो नर्सिस को डिजास्टर के दौरान फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ ट्रेन डिजास्टर नर्स, इमोशनल बर्नआउट या टेक्नोलॉजी का यूज़ या मिस यूज़। तो इन सब तरीकों को जो है वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करते हैं डिजास्टर की, कि डिजास्टर हमारे पास क्या होता है। सो डिजास्टर इज एन एक्ट ऑफ नेचर ऑफ सच मैग्नीट्यूड एज टू क्रिएट अ कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन in which the day-to-day pattern of life is suddenly disrupted and people are plunged into helplessness and suffering। यानी कि डिजास्टर हमारे पास एक कुदरती नेचुरल हादसा होता है जो इतने बड़े पैमाने पर होता है कि जिंदगी का रोजाना का जो निज़ाम है वो अचानक रुक जाता है और लोग बेबस और दुख में जो है वो डूब जाते हैं। मीन यहाँ पे एक निजी मैग्नीट्यूड का मतलब है किसी चीज़ की शिद्दत, उसकी इंटेंसिटी। जब कोई नेचुरल इवेंट जैसे जलजला, सुनामी या फिर हरिकेन जो समंदरी तूफान होता है वो इतना पावरफुल है हो के आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो रुक जाए, तो उसे डिज़ास्टर कहा जाता है। लोग मदद के लिए मोहताज हो जाते हैं और उनकी बेसिक नीड्स, जो बेसिक ज़रूरतें होती है वो पूरी
नहीं होती। अ, यहाँ पे एक वर्ड है कैटास्ट्रोफिक, उसका मतलब है इंतहाई तबाह करना चीज़ों को। सो नेक्स्ट, डिज़ास्टर इज़ अ सडन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैलेमिटी और कैटास्ट्रोफ व्हिच अफेक्ट और थ्रेटन्स हेल्थ। यानी कि डिज़ास्टर एक अचानक और गैर मामूली यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक आफत होती है जो सेहत को नुकसान पहुंचाती है या उसे खतरे में डाल देती है। ये हादसे अक्सर बिना किसी वार्निंग के आते हैं, जैसे बम ब्लास्ट, फायर या एपिडेमिक, कोई वबा वगैरह। इसका सबसे पहला असर इंसानों की सेहत और उसकी जान के ऊपर जो है वो होता है। अब कुछ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टर्म रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि वो अल्फाज, वो टर्म्स जो डिजास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड जो है वो यूज होते हैं, तो उसको समझते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले इसमें है हमारे पास हैजर्ड। हैजर्ड क्या होता है? हैजर्ड इज एन इवेंट ऑफ occurrence दैट हैज द पोटेंशियल फॉर कॉजिंग इंजरीज ऑफ लाइफ एंड डैमेजिंग प्रॉपर्टी एंड द एनवायरनमेंट। यानी हैजर्ड एक ऐसा वाकया होता है जो लोगों की जिंदगी को चोट पहुंचा सकता है, उसके मालो असबाब यानी कि प्रॉपर्टी या फिर उसकी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। हैज़र्ड खुद डिज़ास्टर नहीं होता, लेकिन उसके असरात डिज़ास्टर ला सकते हैं, जैसे कि एक्टिव वोल्केनो या फिर केमिकली के हैज़र्ड जो है वो हमारे पास खतरे को जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और वर्ड है वल्नरेबिलिटी। तो वल्नरेबिलिटी इज अ कंडीशन और सेट ऑफ कंडीशन दैट रिड्यूस पीपल्स एबिलिटी टू प्रिपेयर फॉर रिस्पॉन्ड टू अ हैज़र्ड। यानी कि वल्नरेबिलिटी उर्दू में इसका मतलब है हसास। तो वल्नरेबिलिटी एक ऐसी हालत होती है जो लोगों की हैज़र्ड यानी कि खतरों का सामना करने की सलाहियत को कम कर देती है। अगर किसी इलाके में लोगों के पास एजुकेशन, शेल्टर या फिर इमरजेंसी रिसोर्सेज ना हो, तो वो वल्नरेबल कमज़ोर कहलाते हैं और उनका हैज़र्ड का सामना करने के चांसेस जो है वो अ, कम होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द वर्ड कैजुअलिटी। आप लोगों ने अक्सर ये वर्ड सुना होगा। कैजुअलिटी, अ ह्यूमन बीइंग हु इज इंजर्ड और किल्ड बाय और एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एन इंसिडेंट। यानी कैजुअलिटी हमारे पास वो शख्स होता है जो किसी हादसे में जख्मी हो या हादसे में जो है वो अपनी जान गंवा दे। मीन कैजुअलिटी में जिंदा ज़ख्मी लोग भी शामिल होते हैं, सिर्फ इसमें वो लोग जिसकी मौत हुई होती है वो नहीं, बल्कि ज़िंदा लोग भी शामिल होते हैं। रेस्क्यू टीम सबसे पहले कैजुअलिटी को ढूँढती है, यानी कैजुअलिटी वो शख्स होता है जो किसी हादसे में ज़ख्मी हो या फिर उसकी जान जो है वो चली गई हो। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आए और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ये वर्ड लिखा है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी आर दोज़ पॉजिटिव कंडीशन और एबिलिटीज़ व्हिच इंक्रीज़ द कम्युनिटीज़ एबिलिटी टू डील विद द हैज़र्ड। यानी कि कैपेसिटी वो पॉजिटिव कंडीशन होती है जो किसी कम्युनिटी को हैज़र्ड का सामना करने में बेहतर बनाती है। जैसे अगर किसी कम्युनिटी के पास ट्रेन स्टाफ, इमरजेंसी टूल्स और कम्युनिकेशन सिस्टम हो तो उनकी कैपेसिटी जो है वो अच्छी होती है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो टर्मिनोलॉजी है वो है रिस्क। देखते हैं कि रिस्क हमारे पास क्या होता है। Risk is the probability that a community's structure or geographic area is to be damaged or disrupted by the impact of a particular hazard। यानी रिस्क का मतलब है किसी कम्युनिटी के तबाह होने का इम्कान। जब कोई हैजर्ड, जब कोई खतरा आ जाता है, उसे डायरेक्टली असरअंदाज करे। मीन रिस्क डिपेंड करता है आपके हैजर्ड यानी जो खतरे की नेचर होती है उसके ऊपर, कि बिल्डिंग की क्वालिटी और उसका एरिया किस लोकेशन के ऊपर है। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करते हैं मिटिगेशन। मिटिगेशन की, कि मिटिगेशन हमारे पास क्या होती है। सो मिटिगेशन इज इट मेजर्स टेकन टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ अ डिजास्टर और मिनिमाइज इट्स इफेक्ट। यानी मिटिगेशन वो कदम होते हैं, वो इकदाम होते हैं, वो स्टेप होते हैं हमारे, जो डिजास्टर के असरात को कम करने के लिए उठाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग या फ्लड बैरियर बनाना, ताकि डिजास्टर का असर जो है वो कम हो। वो आप लोगों ने देखा हो जापान के अंदर जो है ज़लज़ले ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे वो प्रूफ अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग बनाते हैं ताकि अगर ज़लज़ला हो तो उससे उनके मकानात, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान ना पहुँचे और उससे जो है लोगों की जान ना चली जाए। तो इस तरह के इक़दाम जो डिज़ास्टर के असरात को कम करने के लिए उठाए जाते हैं, उसको मिटिगेशन के कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास एक और वर्ड है जिसको प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन इट मेजर टेकन टू अवॉइड डिजास्टर फ्रॉम अकरिंग इफ पॉसिबल। यानी प्रिवेंशन हमारे पास वो स्टेप होता है जो डिजास्टर को होने से पहले रोकने के लिए लिया जाता है।
जैसे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन रोकना या जंगल की कटाई बंद करना, ये डिज़ास्टर से पहले के कदम होते हैं जिसको रोके जाते हैं। मीन क्या हुआ ना, आप जो इसमें प्रिवेंशन में करते हैं कि डिज़ास्टर जो है वो आए ही ना। इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे इसी स्लाइड के ऊपर, प्रिपेयरनेस। तो प्रिपेयरनेस ये हमारे पास क्या होती है? मेजर्स टेकन इन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ डिज़ास्टर टू इंश्योर दैट एप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव एक्शन आर टेकन इन दी आफ्टरमैथ। यानी प्रिपेयरनेस वो तैयारी होती है जो डिज़ास्टर आने से पहले की जाती है ताकि बाद में बेहतरीन अमल उसके ऊपर जो है वो हो सके। यानी कि वो प्लानिंग होती है, वो तैयारी होती है जो हम डिज़ास्टर के आने से पहले करते हैं। इसमें मॉक ड्रिल्स, इमरजेंसी किट्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो इसके अंदर शामिल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आए और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करते हैं रिस्पॉन्स की। के रिस्पॉन्स हमारे पास क्या होता है? एक्शन टेकन इमीडिएटली फॉलोइंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर व्हेन एक्सेप्शनल मेजर आर रिक्वायर्ड टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द सर्वाइवर। यानी रिस्पांस हमारे पास वो फौरन अमल होता है जो डिजास्टर के तुरंत बाद किया जाता है ताकि लोगों की ज़रूरतें पूरी की जा सके। इसमें रेस्क्यू, फर्स्ट एड और कम्युनिकेशन सिस्टम को एक्टिव करना जो है उसका शामिल होता है। इसके अलावा इसी स्लाइड के ऊपर नेक्स्ट जो हमारे पास वो लिखा हुआ है, जो टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है वो है रिलीफ। तो देखते हैं कि ये क्या होती है। मेजर्स दैट आर रिक्वायर्ड इन सर्च एंड रेस्क्यू ऑफ सर्वाइवर एज वेल एज टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ शेल्टर, वाटर, फूड एंड हेल्थ केयर। यानी रिलीफ हमारे पास वो मदद है जो सर्वाइवर को शेल्टर, पानी, खाना और इलाज की सूरत में जो है वो दी जाती है। रिलीफ शॉर्ट टर्म होती है, ये पहले 48 से लेकर 72 आवर्स में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और ये लोगों को जो है वो दी जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है वो है रिकवरी। सो द प्रोसेस अंडरटेकन बाय डिजास्टर अफेक्टेड कम्युनिटी टू फुली रिस्टोर इटसेल्फ टू प्री डिजास्टर लेवल ऑफ फंक्शनिंग। यानी रिकवरी वो प्रोसेस है जिसमें कम्युनिटी अपने आप को डिजास्टर से पहले वाली हालत में वापस लाती है। यानी डिजास्टर आ गया और उस कम्युनिटी जो है वो उससे ख़राब हो गई, तो फिर क्या करते हैं कि वो कम्युनिटी अपने हालत को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश करती है और पुराने हालत में आना चाहती है। यानी कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल और मार्केट्स का दोबारा खुलना इसमें शामिल है। अब इसके अलावा ये था हमारे पास रिकवरी। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आए और बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन की। तो रिकंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या होती है? तो reconstruct it is the permanent measure to repair or replace damaged infrastructure and to set the economy back on a course। यानी कि रिकंस्ट्रक्शन वो परमानेंट कदम है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाने और इकोनॉमी को दोबारा चलाने के लिए उठाए जाते हैं। यानी ये फाइनल स्टेज होती है जिसमें फिर रोड्स, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई और बिजनेस को जो है वो दोबारा एक्टिवेट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो डिजास्टर मैनेजमेंट इट इज द डिसिप्लिन ऑफ डीलिंग विद एंड अवॉइडिंग रिस्क इन्वॉल्विंग प्रिपेयरनेस, रिस्पांस, रीबिल्डिंग सोसाइटी ऑफ द डिजास्टर। यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक मुकम्मल सिस्टम होता है जिसमें डिजास्टर से पहले की तैयारी, उस वक्त का रिस्पांस और बाद में सोसाइटी को दोबारा संभालना संभालना जो है वो शामिल होता है। ये एक साइंस और प्लानिंग का निज़ाम है जिसमें गवर्नमेंट, एनजीओज, हॉस्पिटल और पब्लिक सबका रोल होता है। सबका रोल जो है वो इसके अंदर शामिल होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करते हैं नेगेटिव कंसिक्वेंसेस लीडिंग टू द डिजास्टर। यानी कि जब डिजास्टर हो जाता है उसके नेगेटिव असरात, उसके नेगेटिव जो नतीजा है वो क्या निकलता है? पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, यानी कमज़ोर इमारतें डिजास्टर में आसानी से जो है वो गिर जाती है। पुअर ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ, यानी बीमारियां फैल जाती है जिससे लोग और जानवरों के अंदर इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है। पुअर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी कि मदद जो है वो देर से पहुंचती है क्योंकि ना तो ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी होती है और ना लोगों की एक दूसरे से बातचीत हो रही होती है। फ्रेजाइल नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कुदरती माहौल आसानी से जो है वो तबाह हो जाता है। पॉवर्टी इन हैज़र्ड प्रोन एरियाज, यानी कि गरीब लोग रिसोर्सेज ना होने की वजह से ज़्यादा मुतासर होते हैं। पॉपुलेशन साइज इनको, यानी कि ज़्यादा आबादी रिस्क सिस्टम पर प्रेशर डालती है और उसके लिए जो है वो मुश्किलात खड़ी कर सकती है। देन डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी डिफॉरेस्टेशन और पॉल्यूशन के रिस्क जो है वो इससे बढ़ते हैं। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि बिना प्लानिंग शहर और फैक्ट्री बनाने से रिस्क जो है वो बढ़ता है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करते हैं
और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं पाकिस्तान फ्यूचर डिजास्टर ट्रेंड, यानी पाकिस्तान में आने वाले वक्त के आफात और उनका रुझान क्या है, उसके ट्रेंड्स क्या थे। सो मोर पीपल लिविंग इन अराउंड हैजर्ड प्रोन एरियाज, मीन के ज़्यादा लोग उन इलाकों में रहने लग गए हैं जो ख़तरनाक हैजर्ड के लिए मशहूर है या उनके करीब है, जैसे जंगलों के पास इलीगल हाउसिंग, नदी के किनारे घर बनाना या पहाड़ी इलाकों में पॉपुलेशन का बढ़ना, ये सब लोगों को फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और फायर्स के खतरे में डाल रहा है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी, सिवियरिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ सर्टन हैजर्ड इज ऑन राइज, यानी कि कुछ हैजर्ड्स की तादाद, फ्रीक्वेंसी और उसकी शिद्दत और इंटेंसिटी में जो है वो इजाफा हो रहा है, जैसे कि हर साल ज़्यादा फ्लड्स का आना, ज़्यादा पावरफुल हीट वेव्स का आना, ज़्यादा इंटेंस ड्रॉट या स्टॉर्म्स, क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन की वजह से ये सब जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी कितनी बार होता है, कितनी शिद्दत से होता है, तो ये चीज़ें जो है ये इसमें आती हैं। देन हमारे पास डिज़ास्टर फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट वुड बी ग्रेटर देन बिफोर, यानी कि जो हमारे पास डिज़ास्टर या आफत की तादाद और उनका असर पहले से ज़्यादा होने के इम्कान, चांसेस जो है वो ज़्यादा है। यानी आने वाले वक्त में डिज़ास्टर सिर्फ ज़्यादा बार नहीं आएंगे, बल्कि उनका असर भी बहुत गहरा होगा, लोगों की हेल्थ, इकॉनमी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो डायरेक्ट असर जो है उसका पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीवियसली अनएक्सपोज्ड रीजन्स माइट एक्सपीरियंस डिजास्टर, यानी जो इलाके कभी भी डिजास्टर से मुतासिर नहीं हुए वो भी अब डिजास्टर का सामना कर सकते हैं, जैसे कुछ एरियाज जहां पहले कभी फ्लड नहीं आया, अब वहां एक्सट्रीम रेनफॉल या ग्लेशियर मेल्ट की वजह से फ्लड आ सकता है। सिमिलरली ड्रॉट्स और हीट वेव्स नए एरियाज को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करते हैं चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, सीधा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बात करते हैं चैलेंजेस की। सो रिस्क एजुकेशन इज रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट फॉर पॉलिसी मेकर एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट प्लानर्स, यानी रिस्क रिडक्शन पॉलिसी मेकर और डेवलपमेंट प्लानर के लिए एक नया और मुख्तसर समझा गया कंसेप्ट है। यानी पाकिस्तान में बहुत से पॉलिसी मेकर यानी कि कानून बनाने वाले और प्लानर अभी तक रिस्क कम करने यानी हैजर्ड से पहले तैयारी को किसी ज़रूरी स्ट्रेटजी से नहीं समझते। ये हमारे पास एक नई सोच है जिसमें समझने और अमल में लाने के लिए वक्त जो है वो लगेगा। इसके नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ पॉलिसी इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट टू डील विद द इश्यूज ऑफ रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी, यानी रिस्क और वल्नरेबिलिटी से निपटने के लिए सही पॉलिसीज, इंटेंशंस और कानूनी निज़ाम की कमी जो है वो हमारे पास है। पाकिस्तान में कई इलाकों में डिजास्टर के लिए न कोई कानून मौजूद है, न कोई प्रॉपर इदारे इंस्टीट्यूशन, और इसकी वजह से लोगों को रिस्क्यू या फिर उसको हेल्प करना टाइम पे वो इम्पॉसिबल हो जाता है। Then lack of technical and operational capacities in risk analysis and risk reduction, यानी रिस्क का एनालिसिस और उसे कम करने के लिए टेक्निकल और अमल दरामद सलाहियत की कमी जो है वो है, यानी कि आपके पास एक्सपर्ट टूल और ट्रेनिंग का फ़कत होना ज़रूरी है, वरना हम ना हैज़र्ड का एनालिसिस कर पाते हैं ना उसे रोकने के लिए कुछ स्टेप्स ले पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लाइन है लैक ऑफ लोकली डेवलप्ड बिल्डिंग कोड्स फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी कि नए इमारत हो यानी कि नए बिल्डिंग्स के लिए लोकल मकामी तौर पर तैयारशुदा सेफ्टी रूल्स यानी कि बिल्डिंग कोड्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर बिल्डिंग्स बिना किसी अर्थक्वेक या फ्लड रेजिस्टेंस के बनती है। बिल्डिंग कोड्स अगर लोकल एरियाज के हिसाब से बनाए जाए तो डिज़ास्टर के नुकसानात जो है वो कम हो सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि पॉजिटिविटीज़ या इसके जो हमारे पास फ़ायदे हैं, मौाक़े हैं उसकी। सो हाइटेंड अवेयरनेस ऑफ हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकर अबाउट डिज़ास्टर रिस्क एंड वल्नरेबिलिटीज़, यानी टॉप लेवल डिसीजन मेकर्स में अब डिज़ास्टर के रिस्क और लोगों की कमज़ोरी को समझने का रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब पॉलिटिकल लीडर्स और मिनिस्ट्रीज समझ रहे हैं कि डिज़ास्टर के लिए रिस्क प्लानिंग ज़रूरी है, और ये एक पॉजिटिव साइन है। Next, enhance commitment of donors and UN to strengthen institutional arrangement for DRR. डोनर्स और यूनाइटेड नेशन का डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को मजबूत बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो लेना
मीन के जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन और डोनर एजेंसी ऑफ पाकिस्तान में एनडीएमए और पीडीएमए जैसे इंस्टीट्यूशन को फंड और सपोर्ट दे रहे हैं, जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसके अलावा अप्रूवल ऑफ डीएम यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनडीएमसी एंड एनडीएमए यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस की मंजूरी और एनडीएमसी यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कयाम जो है वो हो चुका है। अब पाकिस्तान में एक कानूनी स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट को सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पर ऑर्गेनाइज करता है, और ये हमारे पास पाकिस्तान में एक बहुत ही ज़्यादा अहम कदम जो है वो मौजूद है। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं प्री डिजास्टर एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि आफत से पहले, डिजास्टर से पहले क्या इंतजाम जो है वो करना चाहिए। सो द एपिडेमियोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ प्री एंड पोस्ट डिजास्टर पीरियड इज स्पेशली वैल्यूएबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि डिजास्टर से पहले, आफत से पहले और बाद के मराहल के एपिडेमियोलॉजिकल जायजा लेना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंतहाई मुफीद है। अगर पहले से डेटा इकट्ठा किया जाए तो हम समझ सकते हैं कि कौन से लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं और प्लानिंग अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक जो है वो की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, knowing the age and sex of the group at the risk, that has to be given priority in taking preventive measures before, during and after in any event in the community। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे अगर हमें ये मालूम हो कि किस उम्र या फिर अ, उम्र या जिन्स के लोग ज़्यादा खतरे में हैं, तो उनको पहले मदद दी जा सकती है। जैसे चिल्ड्रन, वोमेन और एल्डरली लोग जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। इनका डेटा डिजास्टर प्लानिंग के लिए ज़रूरी होता है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है पोस्ट कॉर्प, जो कि एक निमोनिक है। ये डिजास्टर प्लानिंग फ्रेमवर्क के लिए जो है वो यूज़ होता है, और ये जो है ये एक मॉडल जो है वो एक्सप्लेन करता है उसके काम के हवाले से कि डिजास्टर के मैनेजमेंट के अंदर वो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले पोस्ट कॉर्प यानी कि पी से शुरू करते हैं। सो पी से प्लानिंग यानी कि मनसूबाबंदी करना, यानी कि डिजास्टर से पहले सबसे ज़रूरी काम ये है कि एक अच्छी प्लानिंग बनाना। हर किस्म की एक्टिविटी जैसे कि रेस्क्यू, मेडिकल हेल्प, रेशन तभी इफ़ेक्टिव होती है जब उसकी पहले से तैयारी और प्लानिंग में गोल सेट करना हो, रिसोर्सेज का अंदाज़ा लगाना और सिनेरियोज़ डिज़ाइन करना शामिल होता है। इसके अलावा ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग मीन इंतज़ाम करना, रिसोर्सेज, लोगों और जो काम होते हैं उनको ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। यानी कि जो काम प्लान किया गया है उसे अंजाम देने के लिए हर शख्स को उसका रोल असाइन करना और टूल्स की फराहमी जो है वो यकीनी होती है इसके अंदर। एस से स्टाफिंग मीन लोगों को हायर करना, यानी कि हर काम के लिए ट्रेन और जिम्मेदार लोग जो है वो उसका तयन करे। स्टाफिंग में वॉलंटियर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, लॉजिस्टिक स्टाफ और इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स का इंतखाब और उनकी ट्रेनिंग जो है वो इसमें शामिल होती है। देन डी डी मीन डायरेक्टिंग, यानी कि उसको रहनुमाई देना, लीडरशिप और इंस्ट्रक्शन देना, ताकि काम ठीक डायरेक्शन में हो, हर शख्स को मालूम हो कि इस किस वक्त क्या करना है। स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन कंफ्यूजन और डिले से बचाता है। देन सी ओ मीन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन यानी कि मुख्तलिफ इदारों और लोगों के दरमियान रब्त और कोऑपरेशन यानी कि ताल्लुक जो है वो बनाना। डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्थ, रेस्क्यू, पुलिस, मीडिया सब मिलकर काम करते हैं। कंडीशन उन सब के दरमियान एक एक इकट्ठा जो है वो बनाया जाता है और फिर रखा जाता है। देन बात करते हैं बी फॉर बजटिंग, यानी कि पैसे का हिसाब और तकसीम। जो फंड आपके पास अवेलेबल है उनको ठीक और असर दार इस्तेमाल। डिजास्टर के वक्त पैसे का सही इस्तेमाल क्रिटिकल होता है, जैसे कि फूड सप्लाईज, मेडिकल और ट्रांसपोर्ट, शेल्टर वगैरह। अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, यानी कि पब्लिक को किस तरह से इन्वॉल्व जो है वो किया जाए। सो द पब्लिक मस्ट बी एजुकेट अबाउट वार्निंग साइन, बेसिक फर्स्ट एड एंड हाउ टू रिएक्ट इन इमरजेंसी सिचुएशन, यानी कि अवाम को एजुकेट करना ज़रूरी है, जैसे वार्निंग साइंस पहचानना, फर्स्ट एड देना और इमरजेंसी में क्या करना है। अगर लोगों को खुद बेसिक नॉलेज हो तो वो पैनिक नहीं करेंगे और खुद को और दूसरों को बचाने में मददगार साबित होंगे, जैसे कि पब्लिक ड्रिल, लीफलेट और स्कूल में ट्रेनिंग इसमें मददगार जो है वो है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का। तो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, इट इज द मॉडर्न व्यू इज दैट देयर मस्ट बी प्री
disaster mitigation measure to avoid or reduce impact of disaster। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जो हमारे पास मॉडर्न व्यू यानी कि जदीद सोच के साथ किस तरह से खतरे का मुकाबला करना है, तो आफत से पहले वो कदम जो डिजास्टर को काम या रोकने के लिए की जाए उन्हें रिस्क मैनेजमेंट जो है वो कहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में हम डिजास्टर आने से पहले ही तैयारी करते हैं, जैसे सेफ बिल्डिंग, ड्रेस और हाथ किट्स का इस्तेमाल करना। अब इसकी जो रिस्क मैनेजमेंट है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये करेंगे कि सबसे पहले जो है वो प्रिवेंशन देंगे, डिजास्टर होने ही ना देना, जैसे फ्लड वॉल बनाना या फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकना, मिटिगेशन नुकसान कम करना, अगर डिजास्टर आए भी तो उसका असर जो है वो कम हो, प्रिपेयरनेस यानी कि पहले से तैयारी कर रखना एक डिजास्टर की। देन हमारे पास रिकवरी यानी कि पहले से तैयारी रखना, सॉरी हमारे पास जो है फिर फौरी अमल यानी कि रिस्पांस देना, डिजास्टर के बाद फौरी डिसीजन, रेस्क्यू, फर्स्ट एड और रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होती थी। एंड लास्ट हमारे पास है रिहेबिलिटेशन यानी कि आप मतलब वापस उसको अपने सही हालत में जो है वो लाना, सही हालत में जो वो लाना, जैसे कि रोजगार का वापसी, सोशल सपोर्ट और परमानेंट हाउसिंग इसके अंदर जो है वो शामिल है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करते हैं प्रायोरिटीज फॉर रिस्क रिडक्शन एंड रिस्पांस। यानी कि हम रिस्क को जो है वो उसको किस तरह से कम करेंगे और कौन कौन से रिस्पॉन्सेज जो है वो देखेंगे, यानी कि हमारी प्रायोरिटीज उसमें क्या होगी, तो उसकी हम इसमें जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले इसमें हमारे पास है हैज़र्ड एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, यानी कि जो हमारे पास एक खतरा, एक तूफान जो है वो आता है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो कितना मतलब उसको असेस करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि वो कितना वल्नरेबल है, यानी कि उससे कौन से इलाके जो है वो ज़्यादा एहसास है। उसमें सबसे पहले हमारे पास है वल्नरेबिलिटी एटलास, यानी कि खतरे वाले जो इलाके जहाँ पे हैज़र्ड आने के चांसेस है, जहाँ पे खतरे वाले इलाके हैं, उनका नक्शा देखना है, यानी कि जब जहाँ सबसे ज़्यादा डेंजर हो उनका पता चलाना। ये एक डिटेल मैप या डेटाबेस होता है जो बताता है कि कौन से इलाके ज़्यादा हसास है, जैसे फ्लड जोन, अर्थक्वेक बेल्ट्स या फिर इंडस्ट्रियल हार्ड जोन, हैज़र्ड जोन। इससे इससे पहले से तैयारी करने में जो है वो हमें मदद मिलती है। इसके बाद बात करते हैं डिज़ास्टर इन्वेंट्री, यानी कि गुज़िश्ता डिज़ास्टर का रिकॉर्ड, पहले जो तूफ़ान, जो ख़तरा जो है वो आ चुका हो, उसका जो है वो रिकॉर्ड कि किस एरिया में पहले क्या आफ़त आई और उसकी लिस्ट और डेटा जो है वो हम रखेंगे। ये एक आर्कीव या रिकॉर्ड होता है जिसमें पास्ट डिज़ास्टर का डिटेल होता है, जैसे 2005 अर्थक्वेक, 2010 फ्लड्स। इससे समझ आता है कि किस एरिया में कौन-सा थ्रेट जो है वो ज़्यादा कॉमन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी हैज़र्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैज़र्ड जो है वो आते हैं, मीन 2 या 2 से ज़्यादा हैज़र्ड जो है वो आते हैं, तो उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होंगे? तो इसमें सबसे पहले हमारे पास रोल होता है नेशनल सेंटर फॉर ड्रॉट मॉनिटरिंग, यानी कि ड्राइनेस के टाइम का पता जो है वो लगाना, उसको मॉनिटर करना। ये ड्रॉट या पानी की कमी जैसे डेंजर को अर्ली मॉनिटर करता है, जैसे क्रॉप्स फेल होने का खतरा या पानी की शॉर्टेज। फार्मर और गवर्नमेंट इससे पहले से जो है वो प्रिपेयर हो सकते हैं, उसको पहले से जो है वो अंदाज़ा हो जाता है। देन सुनामी वार्निंग सिस्टम यानी कि कोस्टल एरियाज़ में सुनामी का एडवांस वार्निंग देना, यानी कि जो सी लेवल चेंजेस होते हैं उसको डिटेक्ट करता है, उसको देखता है, जैसे कि अगर अर्थक्वेक सी में आए तो सुनामी का अलर्ट जो है वो दे सकता है, यानी कि ज़ेरे समंदर अगर जलधरा आ जाए तो वो हमें सुनामी का अलर्ट जो है वो दे सकता है। इसका फ़ायदा ये है कि लोग टाइम पर इवैक्यूएशन कर सके, यानी कि लोग टाइम पर सी साइड से जो है वो वहाँ से निकल सके और अपने लिए कुछ अलग इंतज़ामात जो है वो कर लें। अब नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करते हैं इंस्टीट्यूशन एंड लीगल अरेंजमेंट, यानी कि इसके लिए इंस्टीट्यूशन और लीगल अरेंजमेंट क्या होगी। तो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन, इसके लिए प्रोविंशियल लेवल पर डिजास्टर को मैनेज करने के इदारे जो है वो बनाए गए हैं, और ये प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन ये भी हमारे पास एक प्रोविंशियल लेवल पर यानी कि सूबाई लेवल पर एक इदारा है, और ये कमीशन हर प्रोविंस में डिजास्टर की प्लानिंग और पॉलिसीज
बनाते हैं। इनका काम है कोऑर्डिनेशन करना, डिसीजन मेकिंग करना और उन जगहों को देखना जहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं हैज़ार्ड के या जहाँ पे डिज़ास्टर जो है वो आ चुका होता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ यानी पीडीएमए। इसमें रिस्क मेडिकल एड और प्लानिंग जो है वो हैंडल करती है। यानी कि जो हमारे पास जो हमारे पास प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज होती है, ये हर प्रोविंस में रिलीफ एफर्ट्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को लीड करता है, उसको जो है उसको देखता है और ये एनडीएमए के नीचे होता है। यानी कि ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो है वो नीचे होता है, उसके नीचे जो है ये काम करता है। इसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज यानी कि डीडीएमए। ये हर डिस्ट्रिक्ट में लोकल लेवल का डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट जिलाई तौर के ऊपर जो है वो होता है और ये हर शहर या हर इलाके में डायरेक्टली जिम्मेदार होता है। ये ऑन ग्राउंड टीम्स को लीड करता है और पब्लिक कोऑर्डिनेशन जो है वो भी करता है। देन इसके बाद प्रोमोटिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्रिपेयरनेस प्लानिंग। यानी कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को हम किस तरह से प्रमोट करेंगे, किस तरह से उसको फरोग देंगे और अपनी प्लानिंग के लिए किस तरह से हम प्रिपरेशन करेंगे, उसके लिए जो है वो हम प्रिपेयर होंगे। तो उसमें सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, यानी पूरे मुल्क के लिए एक सेंट्रल प्लान, यानी कि ये एक नेशनल लेवल यानी कौमी लेवल के ऊपर डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि जब भी डिजास्टर हो तो कौन क्या करेगा, किसका ज़िम्मा क्या है। देन हमारे पास डीडीआर प्लान्स, यानी कि हर डिपार्टमेंट डीडीआर एंड प्रिपेयरनेस प्लान फॉर फेडरल एंड प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज। यानी कि हर डिपार्टमेंट हेल्थ एनवायरनमेंट का अपना डिजास्टर प्लान जो है वो होता है, वो चाहे फेडरल हो या फिर प्रोविंशियल हो। यानी कि इसमें हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और हर मिनिस्ट्री का अपना प्लान होता है जो बताता है कि डिजास्टर के वक्त उनको क्या रोल जो है उसका क्या रोल होगा और उसको क्या रोल जो है वो प्ले करना होगा। इसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्रिपेयरनेस प्लानिंग। यानी कि हर इलाके के नीड्स के मुताबिक जो है वो तैयारी करना। ये प्लानिंग हर इलाके के रिस्क और रिसोर्सेज के मुताबिक होती है। जैसे फ्लड प्रोन एरिया में ज़्यादा बोट्स और फूड कैंप्स का जो है वो प्लान करना, वहाँ पे जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड करना। तो अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करते हैं प्रायोरिटीज फॉर रिस्क रिडक्शन एंड रिस्पांस। यानी कि मतलब मुआशी और लोकल जो हमारे पास लोकल लेवल के ऊपर लोगों को के साथ मिलकर इन खतरों को कम करने का जो है वो प्रोग्राम बनाना। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेवलप एंड स्ट्रेंथन लोकल इंस्टीट्यूशन फॉर डीआरआर एंड प्रिपेयरनेस। यानी कि लोकल इंस्टीट्यूशन को डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और तैयारी के लिए जो है वो तैयारी के लिए डेवलप और मजबूत बनाना। यानी कि मस्जिद, स्कूल्स, कौंसल्स, यूनियन कौंसिल और एनजीओज को ट्रेन और एम्पावर करना ताकि वो अपने इलाके में डिजास्टर के वक्त लीड रोल अदा जो है वो कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है अवेयरनेस रेजिंग ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटीज एंड स्टेक होल्डर। यानी कि जो कमज़ोर कम्युनिटीज जैसे स्लम्स एरियाज, कोस्टल एरियाज और वहाँ के जो स्टेक होल्डर यानी कि एनजीओज, टीचर्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करना। यानी कि डिजास्टर के वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान उन इलाकों में होता है जो ज़्यादा हसास होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा इम्कान होता है मतलब हैज़र्ड आने का। इसलिए उन्हें पहले से एजुकेट करना ज़रूरी है कि वो खुद को और दूसरों को कैसे जो है वो बचा सकें। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल स्केल मिटिगेशन इनिशिएटिव। यानी कि छोटी लेवल के ऊपर प्रिवेंशन या नुकसान को कम करने की कोशिश है। जैसे नाला साफ करना, फ्लड बैरियर बनाना या कुछ लोगों को फर्स्ट एड और रेस्क्यू की ट्रेनिंग देना। छोटी छोटी एक्टिविटीज बड़ी मुसीबत को जो है वो फिर रोक सकती है। देन स्कूल प्रिपेयरनेस कैपेसिटी डेवलपमेंट। यानी स्कूल में स्टूडेंट्स और टीचर की डिजास्टर प्रिपेयरनेस बढ़ाना, स्कूल ड्रिल्स, सेफ्टी किट्स और बच्चों को अर्थक्वेक या फ्लड ड्रिल सिखाना ताकि वो मुश्किल वक्त में अपनी और दूसरों की जान जो है वो बचा सकें। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड अवेयरनेस रेजिंग। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ म्यूनिसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। यानी शहरी और जो जिली अथॉरिटीज होती है उनको ट्रेन करना ताकि वो इमरजेंसी का सामना जो है वो कर सके। यानी लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल को बताना कि डिजास्टर आने पर उनका क्या रोल है, रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और आवाम से कैसे कांटेक्ट रखना है। मीडिया ओरिएंटेशन। यानी कि मीडिया को डिजास्टर रिपोर्टिंग और पब्लिक अवेयरनेस में इन्वॉल्व करना। मीडिया प्लेज अ रोल इन स्प्रेडिंग वार्निंग।
यानी कि मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है वार्निंग को स्प्रेड करने में, गाइडलाइंस और अपडेट्स देने में। इसलिए उन्हें करेक्ट और एथिकल रिपोर्टिंग सिखाना भी ज़रूरी होता है। देन अवेयरनेस रेजिंग ऑफ पॉलिसी एंड डिसीजन मेकर, यानी कि उन लोगों को एजुकेट करना जो पॉलिसी बनाते हैं या फिर हमारे फैसले जो है वो लेते हैं। अगर मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज और हाई लेवल ऑफिसर को डीआरआर का इम्पोर्टेंस समझ आए तो वो फंड्स, रूल्स और लॉस को प्रायोरिटाइज जो है वो करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक करिकुलम डेवलपमेंट फॉर सिविल सर्वेंट्स एंड आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि सरकारी अफसरों और आर्मी वालों के लिए डिजास्टर से मुतालिक एक सिलेबस बनवाना। इन लोगों को ग्राउंड पर काम करना होता है। अगर उन्हें ट्रेनिंग और एजुकेशन सही मिलेगी तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा फास्ट एक्शन जो है वो ले सकेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेटिंग डीआरआर डीआरआर करिकुलम इन एजुकेशनल सिलेबस। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है वो फिर डिज़ास्टर रिस्क को रिडक्शन का सिलेबस स्कूल और कॉलेजेस में जो है वो शामिल करना। अगर डीआरआर का इल्म बचपन से दिया जाए तो लोग लाइफ लॉन्ग प्रिपेयर रहते हैं। ये लॉन्ग टर्म रेजिलियंस डेवलपमेंट करने का एक तरीका कार होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं कैपेसिटी डेवलपमेंट फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, ईओसीज, यानी कि इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर बनाना जहां से हर रिस्पॉन्स का एक्शन जो है वो मैनेज हो। यानी कि ये सेंटर 24/7, यानी कि 24 आवर और 7 दिन एक्टिव होते हैं और रेस्क्यू, एम्बुलेंस, पुलिस और कम्युनिकेशन का सेंटर पॉइंट होते हैं। इनकी वजह से कोऑर्डिनेशन जो है वो इजी होती है। देन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपीज फॉर डिजास्टर रिस्पांस। डिजास्टर के वक्त क्या स्टेप्स लेने हैं उनके लिए लिखे हुए तरीके, यानी कि हर शख्स को मालूम होता है कि किस वक्त क्या करना है, जैसे किसको कॉल करना है, किट कैसे यूज़ करनी है, लोगों को कहाँ शिफ्ट करना है। ये कन्फ्यूजन से जो है वो बचाता है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ डैमेज, लॉस एंड नीड्स असेसमेंट मेथोडोलॉजी, यानी कि तरीका बनाया जाए जैसे पता चले कि कितना नुकसान हुआ, क्या ज़रूरत है। ये सिस्टम फील्ड रिपोर्ट्स, मोबाइल ऐप्स या सर्वेस के ज़रिए लोगों की हालत एसेस करती है ताकि रिलीफ सही जगह जाएँ। इसके बाद बात करते हैं सर्च एंड रेस्क्यू टीम, यानी कि वो ट्रेन लोग जो मुश्किल जगहों से लोगों को ढूँढ कर निकालते हैं। ये लोग स्पेशली ट्रेन होते हैं। फ्लड्स, बिल्डिंग कोलैप्स, अगर बिल्डिंग कोई गिर जाती है, आग लग जाती है, तो इस तरह की हालत में लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स, रोप्स, ऑक्सीजन वगैरह का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिवॉल्विंग फंड, यानी एक फंड जो हमेशा अवेलेबल होता है ताकि इमरजेंसी में उसको फ़ौरन जो है वो पैसा मिल जाए। डिज़ास्टर के वक्त ज़ाया नहीं किया जा सकता और ये फंड इंश्योर करता है कि राशन टेंट्स, दवाइयाँ वगैरह जो है वो उसमें कोई डिले जो है वो ना आए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैपेसिटी डेवलपमेंट फॉर पोस्ट डिजास्टर रिकवरी। अगर अब एक डिजास्टर जो है वो हो गया, अब उसके बाद जो है हम उसको किस तरह से रिकवर करेंगे। ऊपर हमने इमरजेंसी रिस्पांस की बात की, अब हम पोस्ट डिजास्टर की बात करेंगे। तो रिकवरी नीड्स असेसमेंट सिस्टम एंड मेथोडोलॉजी, यानी कि तरीका बनाया जाए जैसे पता चले कि किस एरिया को क्या चाहिए, घर, पानी, स्कूल या फिर रोजगार। इससे मालूम होता है कि कौन से इलाके में सबसे पहले रिहेबिलिटेशन एफर्ट शुरू करने चाहिए। ज़्यादा नुकसान जहाँ हुआ है वो वहाँ पहले से मदद जो है वो पहुँचानी चाहिए। इसके बाद कैपेसिटी एनालिसिस ऑफ वेरियस एजेंसीज, यानी कि मुख्तलिफ इदारों जैसे एनजीओज, गवर्नमेंट, हेल्थ, इनकी कैपेबिलिटी का अंदाज़ा लगाना, यानी कि कौन से इदारे रेडी है, कौन कमज़ोर है, किसके पास क्या रिसोर्सेज है। ये चेक करना ज़रूरी होता है ताकि कोलैबोरेशन इफेक्टिव हो। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड लेसन्स लर्न फ्रॉम दी अर्थक्वेक रिकवरी, यानी कि पिछले अर्थक्वेक से जो सीखा गया उसको डॉक्यूमेंट करना, यानी जो चीज़ें काम की और जो गलतियाँ हुई दोनों को लिखना ज़रूरी है। ये अगले डिज़ास्टर के वक्त बेटर तैयारी के लिए जो है वो एक फाउंडेशन बनाती है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करते हैं फेजेस ऑफ डिजास्टर नर्सिंग, यानी कि जब कोई डिजास्टर आ जाता है तो वहाँ पे नर्सिंग के फेजेस क्या है, यानी कि नर्स जो है वो क्या करेगा। तो इसके अंदर 4 फेजेस है: प्रिपेयरनेस फेज, इनिशियल फेज, मिड टर्म फेज और लॉन्ग टर्म फेज। तो अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं और इन चारों फेजेस को जो है वो डिटेल के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रिपेयरनेस फेज, यानी कि ये हमारे पास वो फेज होता है जिसमें नर्स जो है वो तैयारी
करता है। किस तरह डिज़ास्टर प्रिवेंशन ट्रेनिंग फॉर रेज़िडेंट्स यानी कि रिहाइश पज़ीरों के लिए डिज़ास्टर रोकथाम की ट्रेनिंग देना, यानी कि लोकल लोगों को बताया जाता है कि अगर कोई आफ़त आए, कोई डिज़ास्टर आए तो वो अपने आप को और दूसरों को कैसे बचा सकते हैं। जैसे बेसिक फर्स्ट एड और इमरजेंसी इवैक्यूएशन जो है वो उसको बताया जाता है। देन एस्टैब्लिशिंग अ मेडिकल नेटवर्क, डॉक्टर्स, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल का एक सिस्टम वहाँ पे बनाना, ये नेटवर्क इंश्योर करता है, ये यकीन करता है कि इमरजेंसी के वक़्त लोगों तक मेडिकल हेल्प बर वक़्त जो है वो पहुँच सके। इसके बाद है एस्टैब्लिशिंग अ नेटवर्क अमंग नर्सेज़, यानी कि नर्सेज़ के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन का सिस्टम डेवलप करना, ताकि हर नर्स को पता हो कि किस एरिया में किस नर्स की ड्यूटी है और वो किस तरह से उसकी हेल्प करेगी या करेगा। इससे रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटेड होता है। इसके बाद नॉलेज एक्युमुलेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, यानी कि जो आपके पास नॉलेज है, इल्म है और जो आपके पास हुनर है, स्किल्स है, उसको इकट्ठा करना और इम्प्रूव करना। यानी कि नर्सेस को अपडेटेड रहना चाहिए कि न्यू टेक्निक्स और टूल से, ताकि उनका काम ज़्यादा असरअंदाज, ज़्यादा इफेक्टिव हो। इसके बाद हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ डिज़ास्टर नर्सिंग एजुकेशन, यानी कि डिज़ास्टर नर्सिंग का सिलेबस और कोर्स तैयार करना। ये इस बात की यकीन दहानी करता है कि फ्यूचर नर्सेस को ट्रेनिंग मिलती रहे जो डिज़ास्टर के वक्त काम आए। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करते हैं इनिशियल रिस्पांस फेज़, जो कि हमारे पास दूसरा फेज़ था, हमने ऊपर बात की। अब इनिशियल रिस्पांस फेज़ हमारे पास कौन सा फेज़ होता है? ये इब्तदाई अमल का मरहला होता है जिसमें लाइफ सेविंग एंड इमरजेंसी केयर जो है वो दी जाती है, यानी कि जान को किस तरह से बचाया जाए, और फौरी तबी इमदाद जो जो हम बात करते हैं वो दी जाती है, यानी कि इंजर्ड लोगों को सीपीआर, बैंडेज या फिर पेन कंट्रोल जैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है। देन मेंटेनेंस ऑफ एनवायरमेंटल हाइजीन, सफाई और साफ माहौल को जो है वो बरकरार रखना, यानी कि गंदा एनवायरनमेंट बीमारियों का सबब बन सकता है, इसलिए एरिया को साफ रखना ज़रूरी है। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज, इन्फेक्शियस बीमारियों से फैलने से रोकना, यानी कि वैक्सीनेशन, सैनिटेशन और आइसोलेशन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एपिडेमिक्स ना फैले। इसके बाद मेंटल हेल्थ केयर, यानी कि साइकोलॉजिकल हेल्प और इमोशनल सपोर्ट देना, यानी कि डिज़ास्टर के बाद एंजाइटी, शॉक, डिप्रेशन आम होते हैं, उनका इलाज भी नर्सिंग का एक पार्ट है। उसके बाद बात करते हैं वॉलंटियर कोऑर्डिनेशन, रिक्रूटमेंट एंड इसके बाद बात करते हैं वॉलंटियर कोऑर्डिनेशन, रिक्रूटमेंट एंड एलोकेशन। इसके अंदर क्या होता है कि वॉलंटियर को जमा करना और उन्हें सही जगह ड्यूटी देना। वॉलंटियर को वॉलंटियर को उसके स्किल्स के मुताबिक जो है वो रोल दिया जाता है, जैसे फूड ट्रांसपोर्ट या फर्स्ट एड, यानी कि हर वॉलंटियर को उसके स्किल के मुताबिक जो है वो काम दिया जाता है। सपोर्ट टू इफेक्टेड हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स, उन हॉस्पिटल की मदद जो डिजास्टर से मुतासर हुए हैं, एक्स्ट्रा नर्सेज वहाँ पर प्रोवाइड करना, मेडिसिन देना या फिर टेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि हेल्थ केयर कंटिन्यू रहे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट फेज की बात करेंगे, जो हमारे पास थर्ड फेज है नर्सिंग डिजास्टर का, वो है मिड टर्म फेज। यानी कि मिड टर्म फेज हमारे पास क्या होती है? सेकेंडरी डिजास्टर प्रिवेंशन। इसमें हम मतलब सेकेंडरी जो हैजर्ड आते हैं, जो दूसरे आफत आते हैं, उनसे बचाव के लिए तैयारी करते हैं, यानी कि अर्थक्वेक के बाद फायर या फिर डिजीज आउटब्रेक भी हो सकती है, इसलिए सेकेंडरी रिस्क से प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी कि एक हैजर्ड की वजह से जब दूसरे का रिस्क हो तो उसको हम प्रिवेंट करते हैं। इसके बाद रेजिस्टेंट टू द वल्नरेबल अफेक्टेड बाय अ डिजास्टर, यानी कि कमज़ोर लोगों की मदद करना, उसके साथ जो है वो ख्याल रखना, जैसे बुजुर्ग, बच्चे और या फिर हमारे पास जो डिसेबल लोग हैं, जो माजूर लोग हैं, इन लोगों को स्पेशल केयर चाहिए होती है, जैसे व्हील चेयर एक्सेस या फिर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। इसके बाद बात करते हैं हेल्थ केयर फॉर रेजिडेंट इन टेम्पररी हाउसिंग, यानी उन लोगों को मेडिकल एड देना जो टेम्पररी शेल्टर में रह रहे हैं, यानी कैंप में रहने वालों को फीवर, डायरिया या फिर स्ट्रेस जो है वो होता है, इनका टाइमली इलाज होना चाहिए। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ रेपट, यानी पेशेंट के साथ अच्छा ताल्लुक बरकरार रखना, यानी कि ट्रस्ट और कोऑपरेशन का माहौल बनाना ताकि लोग हेल्प लेने में हेजिटेट ना करें। मेंटल हेल्थ केयर, यानी कि डिप्रेशन, गम या फिर शौक से निकलने में मदद देना, जैसे उसके साथ काउंसलिंग करना, ग्रुप सपोर्ट या फिर थेरेपीटिक सेशन जो है उनके साथ रखना, ताकि उन लोगों को जो है वो मेंटल हेल्थ केयर जो है मिल सके। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करते हैं लॉन्ग टर्म फेज की, यानी कि देर पर अगर वो जो है वो लॉन्ग टर्म फेज हो तो उसमें हम क्या करेंगे? तो रिलोकेशन सपोर्ट, जो लोग अपना घर खो चुके हैं उन्हें नए इलाके में बसाने में मदद करना, जैसे उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, फूड देना और कम्युनिटी इंटीग्रेशन का प्लान जो है वो बनाना। इसके बाद कम्युनिटी बिल्डिंग, यानी कि नए इलाकों में लोगों के दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाना।
फॉर एग्जांपल सोशल एक्टिविटीज़, हेल्थ कैंप्स और ग्रुप सेशन से कम्युनिटी का एक नया स्ट्रक्चर बनता है और उनके दरमियान जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो बनता है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ केयर यानी कि लोगों के जज़्बाती और ज़हनी हेल्थ का ख़्याल रखना, ये फ़ेज़ सबसे लंबा होता है। इसमें लोग अपनी पुरानी ज़िंदगी याद करके डिप्रेस हो सकते हैं। उन्हें समझना और हेल्प देना जो है वो इंतहाई ज़रूरी होता है। अब ज़रा नेक्स्ट स्लाइड और ये आखिरी स्लाइड है मेरे ख़्याल से, फ्यूचर इश्यू इन डिज़ास्टर नर्सिंग की बात करते हैं, यानी कि डिज़ास्टर नर्सिंग के मुस्तक़बिल के क्या मसाइल, क्या इश्यूज़ उनको जो है वो फ़ेस हो सकते हैं। सो ट्रेनिंग ऑफ नर्स हू आर प्रिपेयर्ड फॉर एंड कैन रिस्पॉन्ड टू अ डिज़ास्टर, यानी कि ऐसी नर्सिस की ट्रेनिंग जो किसी भी आफ़त के लिए तैयार हो। हर नर्स को इमरजेंसी में कामली और इफ़ेक्टिवली काम करना जो है वो आना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजास्टर नर्सिंग इज अ डिसिप्लिन, यानी कि डिजास्टर नर्सिंग को एक इंडिपेंडेंट फील्ड के तौर पर एस्टेब्लिश यानी कि बनना चाहिए, जैसे कि कार्डियोलॉजी या पीडियाट्रिक्स है, वैसे ही डिजास्टर नर्सिंग का अपना फील्ड होना चाहिए रिसर्च और डिग्रीज के साथ। एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस एंड देयर कोऑर्डिनेशन, यानी कि ज़्यादा इंस्टीट्यूशन और उनके दरमियान बेहतर कोऑर्डिनेशन डेवलप करना, जैसे कि गवर्नमेंट, एनजीओज और नर्सिंग स्कूल के दरमियान स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए फॉर द बेटर रिस्पॉन्स। और इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिस फॉर डिजास्टर नर्सिंग, यानी कि डेटा और नॉलेज सिस्टम बनाना डिजास्टर नर्सिंग के लिए, जैसे कि लोगों के कंटेक्ट लिस्ट, हॉस्पिटल का डेटा, मैप्स और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए। एंड द लास्ट इंटरनेशनल नेटवर्किंग, यानी कि दूसरी कंट्री के नर्सेस के साथ कोऑपरेशन और नॉलेज शेयरिंग।